क्या? हाँ हो, अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक। ओके, ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है परावर्तन। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग परावर्तन। ठीक है ना, तो परावर्तन हमको दो प्रकार का परावर्तन पढ़ना है। ठीक है, फाइन। परावर्तन हमको दो प्रकार का पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें समतल दर्पण से परावर्तन, और दूसरा है गोलीय दर्पण से। ठीक है बच्चों, एक है समतल दर्पण से और एक है गोलीय दर्पण से। दो प्रकार के परावर्तन हमको पढ़ने हैं, और परावर्तन के बाद फिर हम बाद में अपवर्तन पढ़ेंगे। तो पहले परावर्तन पढ़ लेते हैं, फिर अपवर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है कि परावर्तन होता क्या है। पहला प्रश्न लिखिए, बनाइए, परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम लिखिए। परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम लिखिए। देखिए, यहां मैं आपको परावर्तन समझाने के लिए एक प्लेन सतह का उपयोग कर रहा हूं। किसका उपयोग कर रहा हूं? प्लेन सतह का। दिख रही है आपको? सीधी सतह, प्लेन सतह। परंतु ऐसा नहीं है कि परावर्तन हमेशा प्लेन सतह से ही होगा। परावर्तन हर प्रकार की सतह से होगा। मुड़ी हो, या तो प्लेन होगी, या तो समतल होगी, या तो क्या होगी? वक्र होगी। कैसी होगी? वक्र। तो परावर्तन जो है समतल सतह से भी होगा, वक्र सतह से भी होगा, और एक ही प्रकार से होगा। मतलब नियम यही वाले लगेंगे। आइए, क्या नियम होते हैं? ये आपके पास दर्पण है, ये वाला जो ऊपर कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? जहां से लाइट टकरा के वापस जाएगी। और ये जो दिख रहा है खुरदरा वाला, ये है पॉलिश्ड सरफेस, यानी पॉलिश वाला तल। कौन सा वाला तल? ये कोई मतलब नहीं है इससे, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल मतलब किससे है? परावर्तक से, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। है इतना बड़ा मिरर, है इतना बड़ा दर्पण। मिरर यानी दर्पण, मतलब केवल एक बिंदु से है। मतलब केवल परावर्तक बिंदु कौन सा है? ये मैं छोटा कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और छोटा कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बिंदु कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर मज़ा तो आए देखने में, तब तो समझ में आएगा, हाँ या ना? इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? कितना बड़ा कर लो, कितना छोटा कर लो, कोई मतलब नहीं है। मतलब लड़ाई होगी इस बिंदु पर। लड़ाई होगी क्या? इस बिंदु पर। यह बिंदु कहलाता है, जिस बिंदु पर लाइट आती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? और इस आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा जो तल के लंबवत हो, खींच लो, उसे बोलते हैं भैया अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये अभिलंब तय करेगा। मतलब अभिलंब क्या है? अभिलंब एक सापेक्ष है। क्या है बेटा? मतलब जितनी घटनाएं आपकी परावर्तन में होंगी वो इसके सापेक्ष होंगी, इस अभिलंब के सापेक्ष होंगी। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जितनी घटनाएं इस परावर्तन में होंगी वो इस अभिलंब के सापेक्ष होंगी, तो ये एक सापेक्ष बनेगा। आइए देखते हैं। तो ये भैया यहाँ पे लाइट आ गई, ये कौन सी है? आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। यकीनन ये आपतित किरण। अब किरण आ रही मतलब एक सरल रेखा में आ रही है, आ रही है ना? आपतित किरण कोई कोण बनाएगी अभिलंब के साथ, उसको बोलते हैं आपतन कोण। और आप टकराने के बाद ये वापस जब जाएगी तो कोई कोण बनाएगी, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, दो कोण बन चुके हैं। ठीक है ना? तो पहला नियम ये है कि अभिलंब के साथ आने वाली रेखा का, आने वाली किरण का, आपतित किरण का बनाया गया कोण, और उसी अभिलंब का परावर्तित किरण के साथ बनाया गया कोण, दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ओके, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। और रूल बनता है पहला नंबर, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये पहला नियम है परावर्तन का। क्लियर हुआ?
दूसरा नियम, सारी घटना एक बोर्ड पे हो रही है, बोलो हाँ। कैसी घटना है? 2D। कैसी घटना है? द्विविमीय। रेखा आई, हाँ या ना, रेखा गई। इस तरीके से तो नहीं आई ना, सांप के जैसे चलते हुए, ऐसे तो नहीं आई ना। तो ये है आपतित और ये है परावर्तित, ये है आपतित और ये है परावर्तित किरण। तो ये इसका कहने का मतलब ये द्विविमीय घटना है जो पूरे तरीके से एक समतल में घटित होती है। इस लाइन को हम कैसे कहेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एवं आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु बच्चे? आपतन बिंदु। मैंने क्या कहा? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एवं आपतन बिंदु, ये सभी एक ही तल पर हुआ करते हैं। ये सभी एक ही तल पर हुआ करते हैं। बोलो क्लियर हुआ? ये नियम हर जगह लागू होगा। आप कितने भी डिग्री ले लें, ये नियम लागू होगा। कुछ भी ले लें आप, अरे कितना भी ले लें। आइए देख लेते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप रेखा का कोण कम करते जाइए, आई को कम करते जाओ, यहाँ पे 30 था, 30 से कम करके क्या हो गया? 20। ये एंगल कितना हो गया? 20। और कम करो 10, और कम करो, क्या कर दो? 0। क्या कर दो? 0। क्या कर दिया? 0 कर दिया। देखिए भैया, आपने आई बराबर कितना कर दिया? तो नियम कहता है आर बराबर भी क्या, मतलब जिस रास्ते में आपतित किरण आएगी, भैया आपतन कोण 0 है, मतलब अभिलंब के ऊपर ही टकरा गई, अभिलंब के ऊपर, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी उल्टे पैर। समझ में आया? क्योंकि आपतन कोण अगर 0 है तो परावर्तन कोण भी क्या है? 0 है। समझ में आ गया? अगर आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 है। बोलो हाँ। देखो, पॉलिश्ड सरफेस से परावर्तित होती है। दर्पण ऊपर का क्या है भाई? पॉलिश होगी तभी तो वो दर्पण बनेगा। अगर नहीं लोगे, पॉलिश नहीं लोगे, अगर आप प्लेन कांच ले लो, प्लेन जैसे दर्पण बनता है, प्लेन कांच ले लो, फिर तो वो भैया अपवर्तक सतह है, फिर तो लाइट आएगी और नीचे निकल जाएगी। बोलो हाँ। अब जब इसमें तुम पॉलिश करोगे तो वो ऊपर वाला चांदी वाली लेयर बनेगी, वही तो रिफ्लेक्ट करेगी ना, परावर्तक सतह। हाँ, एक लेड ऑक्साइड कुछ करके पोता जाता है, कुछ लेड के यौगिक होता है, एक लेड का यौगिक होता है, यानी शीशा का। समझ गए ना? और अलग अलग कुछ आते हैं, मैं देख के बता दूंगा राइट नाउ, है ना? शीशा का भी। हाँ, कांच के नीचे, कांच के नीचे। हाँ, अगर आप बहुत मोटा कांच ले रहे हो, अगर आप बहुत मोटा कांच ले रहे हो तो आपकी बात उस समय फुल प्रासंगिक है। परंतु बहुत ही पतला कांच ले रहे हो, बहुत ही पतला कांच, अरे पतला रहता है भाई, बहुत ही पतला कांच रहता है। आप बीड को मत देखो, वो जो अंदर टूट करके बनता है उसको देखो। आईना जो खरीद करके लाते हो वो इतना मोटा, उसकी बीड को मत देखो, ऊपर की रहती है, बिल्कुल रहती है। तो हल्का सा रिफ्रैक्शन बिल्कुल मिलता है, हल्का सा रिफ्रैक्शन। ऐसा इंकार करना बिल्कुल गलत है कि भाई आपका, क्योंकि कांच की थिकनेस इतनी भी है तो यहां से लेकर के यहां तक हल्का सा रिफ्रैक्शन होगा, हल्का सा अपवर्तन होगा, उसके बाद में परावर्तन होगा। हाँ, नहीं, क्या कोण बराबर रहेगा? आपतन कोण। अपवर्तन कोण तो भाई मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैंने 2 ही कोण पढ़ा है, आपतन और परावर्तन। हाँ हाँ हाँ, देखो, अगर आप मोटा कांच ले रहे हो, अगर आप मोटा कांच ले रहे हो तो आपतन कोण भी बदलेगा और परावर्तन कोण भी बदलेगा। क्यों? देखो भाई, मान लो ये मोटा कांच है और परावर्तन होना कहाँ पे? इस सतह पे होना है कि नहीं होना है? अब भैया ये रेखा, लाइट आई यहाँ से, बोलो हाँ, लाइट आ रही है, टारगेट ये बिंदु है, बोलो हाँ, टारगेट क्या है? ये बिंदु है। तो पहले ऊपर का माध्यम क्या है? एयर,
क्या है? माध्यम। और नीचे का माध्यम क्या है? ग्लास। तो एयर से ग्लास तक जाने के लिए पहले यहां पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा? अब यहां पर अपवर्तन हो गया, मान लो कुछ कोण सेटल हो गया, बोलो हाँ। अब इसके बाद यहां पे क्या होगा? परावर्तन। क्या होगा भैया? परंतु ये लाइट फिर से वापस जा रही है। पहले एयर से क्या आई? ग्लास, और फिर क्या आएगी? ग्लास से एयर। तो जो पहले उसके साथ हुआ था अब उसके साथ उतना उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो जो कमी पहले आई थी अब वो कमी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। चले आगे? चलिए भाई देखिए, ये पर्टिकुलर डाउट्स हैं। अब ये डाउट डिपेंड करते हैं कि किसके मन में उपजे और किस तरीके से उपजे। इन्होंने ये कहा कि सर अगर कांच में आपतन कोण बदलेगा ना, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया है? कांच। तो आपतन परावर्तन की जगह क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन। पहले में क्या हुआ था? गेंद जाके वापस टकरा के आ गई थी। अब तुमने पानी में मारी तो टकरा के वापस नहीं आएगी। अगर मान लो बहुत तेज से मारी तो नीचे जमीन मिलने का इंतजार करेगी कि जमीन मिले और हम वापस आए। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि लाइट जो है सर ऊपर नीचे पॉलिश है और ऊपर कांच है, तो कांच से लेके पॉलिश के बीच में क्या हुआ, ये उनका सवाल था। अब आ गया समझ में ना? अपन को इस पे नहीं पढ़ना है, पर्टिकुलर डाउट हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, उसकी स्टडी होती है, उस पर निर्भर करता है। तो मतलब कुल मिला के भैया अपन को यहाँ रहना है, अपन को यहाँ रहना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो तो भैया पहले हमारा सबसे पहला सवाल जो मैंने आपको लिखाया कि परावर्तन किसे कहते हैं, उत्तर लिखिए। जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकरा कर के उसी माध्यम में वापस लौट आता है, जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकरा कर के उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण जो आ रही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एवं आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एवं आपतन बिंदु। पीडीएफ में सब मिलेगा, इतना कोई ज़्यादा टेंशन मत लो लिखने की, जो लिख पा रहे हो लिखो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल पे होते हैं, सभी एक ही तल पे होते हैं। ठीक है। अब भैया ये तो हो गया समतल दर्पण। हमारे सिलेबस में गोलीय दर्पण है, और भी दर्पण होते हैं बच्चों, परवलयाकार दर्पण। कौन से दर्पण? मगर हमको उनका कुछ नहीं पढ़ना है। परवलयाकार दर्पण। अब परवलयाकार दर्पण, भाई समतल दर्पण तो अपन दो शीशे में मुंह देखते हैं, बोलो हाँ, वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण, टॉर्च देखी आपने ना पीछे पहले जमाने वाली, या मेरी गाड़ी की हेडलाइट देखी है? हाँ या ना? कांच वाली लगी, गोली लगी उसमें, रिफ्लेक्टर जो लगा है सिंपल पुराना वाला लगा है ना, गोल है एकदम, यस और नो? वो गोलीय दर्पण है। क्या है वो? अब अपाचे आरटीआर देखी है आपने? अपाचे आरटीआर, पल्सर 225, हाँ या ना? उनकी लाइट देखी है? ऐसी आई हुई है, गोल नहीं है वो, ऐसी आई हुई है, हाँ या ना? या जितनी आजकल कारें आ रही हैं, पहले देखी होगी एम्बेसडर की लाइट एकदम गोल रहती थी, है ना? मगर आजकल जितनी कारें आ रही हैं एकदम पतली सी लाइट रहती है, देखे होगे छोटी सी। मॉडर्न कार एकदम इतना सा लैंप रहता है और उसमें से बड़ी झकास लाइट आती है, हाँ या ना? तो वो कौन सा दर्पण यूज करते हैं? परवलयाकार। कौन सा दर्पण? परवलयाकार। तो हमारे सिलेबस में
देखा जाए तो मेनली हमें गोलीय दर्पण है, और सिद्धांत पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से हमने सिद्धांत जान लिया, क्योंकि जो परावर्तन है वो किसी सरल रेखा पे नहीं होता एक्चुअली, परावर्तन बिंदु पे होता है। परावर्तन कहाँ पे होता है? अब बिंदु तो भैया हर जगह है, चाहे गोलीय दर्पण की बात करो चाहे परवलयाकार की, हाँ वो किससे होगा? बिंदु से होगा। बोलो। हाँ हाँ, वही बताने वाला हूं, सब में यही नियम लगेगा अगर परावर्तन है तो। अब बताने वाला हूं, वही अगला क्वेश्चन वही है। लिखिए परावर्तन के प्रकार, लिखिए परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में बोला जाए तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। हिंदी में नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। पहला नियमित, दूसरा विसरित। नियमित परावर्तन एवं विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। अभी आपने देखा ये परावर्तक पृष्ठ था, ये परावर्तक पृष्ठ कैसा था? समतल था। कैसा था? समतल था। समतल तो है, नियमित है। कैसा है? नियमित, रेगुलर है। कैसा है? रेगुलर। जैसे इस कमरे की टाइल्स में आप बैठे हुए हैं, ये फ्लोर एकदम रेगुलर है, तो इसमें ये मान लीजिए कुछ किरणें आ रही हैं, और ये परावर्तन के पश्चात ये आपतित किरणें हैं, और ये परावर्तित किरणों को देखिए। हाँ, आपतित किरणें अगर समानांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी क्या हैं? आपतित किरणें अगर समानांतर है तो परावर्तित किरणें भी क्या हैं? समानांतर। यदि आपने यहाँ लाइट का फोकस डाला तो यहाँ भी आपको, इस पॉइंट पर भी आपको टकराने के बाद लाइट का एक परफेक्ट फोकस मिलेगा। कैसा फोकस मिलेगा? परफेक्ट फोकस मिलेगा। समझ में आया? उसी माध्यम में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, उसी मात्रा में मिलेगा, उसी मात्रा में मिलेगा। अब कुछ एब्जॉर्प्शन होगा उसकी बात नहीं करते हैं अपन, थोड़ा तो एब्जॉर्प्शन होगा, कल इसके बारे में बात हुई थी। तो आपको ये भैया ये एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके नंबर रहते हैं। अब मैं अभिलंब नहीं बना रहा हूँ, है बेटा, समझ लो, ये आ रहा है। अब आइए देखते हैं, देखो तो यहाँ पर कोई भी परावर्तित किरण मिल नहीं रही है, कोई भी परावर्तित किरण मिल नहीं रही है। देखो मिल रही क्या? ये परावर्तित, ये परावर्तित, ये परावर्तित, सब आपस में क्या है? पैरेलल है। आपस में क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। आप इसको ना देखो कि ये और ये मिल रही है, ये तो आपतित है भाई। ये क्या है? आपतित है। आपने दो तरीके का परावर्तन देखा है। एक, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप होते हैं स्रोत। क्या होते हैं? और आपकी इमेज मिरर में आपको दिखाई देती है, दिखाई देती है। दूसरी मैं बात करता हूं, पानी में आपने अपना परावर्तन देखा होगा, देखा है चेहरा पानी में? तो पानी का जो सतह है वो इर्रेगुलर होती है। क्या होती है? इसलिए वहां पर जो परावर्तन होता है वो होता है अनियमित। क्या होता है? इसलिए पानी में बनने वाला आपका प्रतिबिंब इतना ब्राइट नहीं होता है, इतना इंटेंस, इतना तीव्र, इतना साफ नहीं होता है। देखिए इस तरीके से परावर्तन होता है पानी में या कोई इर्रेगुलर सरफेस में। ये देखिए, भाई इस बिंदु पर नॉर्मल, इस बिंदु पर नॉर्मल मैथ्स आ गई, हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? देखो भाई इस बिंदु पर नॉर्मल ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? नॉर्मल बोले तो अभिलंब, नॉर्मल मतलब अभिलंब, ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि ये सरफेस ऐसी है, बोलो हाँ। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसी जाएगी? ऐसी जाएगी, और अभिलंब हमेशा ऐसे जाएगा। भैया सतह पर 90 डिग्री, सतह पर कितने डिग्री? हाँ, तो सतह पर देखो ना 90 डिग्री आकर के, यही तो दिखेगा, हाँ या ना? चलो अब ये अभिलंब है, ये आ गया, तो इस जितने कोण से आया अभिलंब से, ये कोण है तो इतने कोण से यहाँ से जाएगा, बोलो हाँ या ना? अब ये देखिए इस बिंदु पर नॉर्मल, ये ऐसा है,
इस बिंदु पर नॉर्मल लगभग ऐसा आएगा, तो ये देखिए ये ऐसा गया, हाँ या ना। इस बिंदु पर अभिलंब यूं आएगा तो यूं गया। इस बिंदु पर अभिलंब ये बना, हाँ या ना। तो ये है आपतन और ये क्या है, परावर्तन। ये क्या हो रहा है भाई, टकराने के बाद परावर्तित किरणें आपस में मिल रही हैं। क्या हो रही हैं, इसको बोलते हैं विसरण, विसरित परावर्तन। कैसा है परावर्तन, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को कोई लाइट तुम मार रहे हो, मेरे को कोई लाइट तुम मार रहे हो, हाँ या ना, लाइट तुम मार रहे हो, बोले मेरे को वो लाइट उस तरफ परावर्तित करनी है। क्या करनी है उस तरफ, तो क्या कहोगे, सर शीशा लेके आओ, हाँ या ना। तुम टॉर्च मारोगे, मैं दिखाऊंगा, लाइट पूरी परिवर्तित हो जाएगी, हाँ या ना। ये तो था रेगुलर, नियमित परावर्तन, हाँ या ना। शीशा नहीं मिला, शीशा क्या ले आओ, थाली ले आओ, क्या ले आओ, अब मैंने लिया, तो परावर्तन तो हुआ, मगर क्या बढ़िया परिवर्तन हुआ शीशा के जैसे कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। और थाली जितनी पुरानी होगी परावर्तन उतना घटिया होगा, क्योंकि थाली को धोते धोते उस पर क्रैम्प आ जाते हैं। नई थाली में तो चलो थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, जो शादियों के गिफ्ट में आती है नई वाली थाली, चमकती रहती है, अपन सबसे पहले मुंह देखते हैं उसमें, अपना खाना बाद में खाते हैं, है ना। तो भैया वो तो बढ़िया चमका देगी, मगर जिसमें क्रैम्प आ चुके हैं, जो धुल चुकी है कई बार ईंट से रगड़ रगड़ करके, तो उस पर क्रैम्प आ चुके होते हैं, हाँ या ना। कढ़ाई से मारोगे रिफ्लेक्शन होगा अच्छा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो है मगर कैसा है, विसरित है। कैसा है, जो आप मेरे को ब्लो दे रहे हो, जो आप मेरे को प्रकाश दे रहे हो, वो कहीं यहाँ पर फोकस हो रहा, कहीं यहाँ पर फोकस हो रहा, कहीं यहाँ पर फोकस हो रहा, मतलब कुछ पार्ट उसका यहाँ पर फोकस हो गया, कुछ पार्ट यहाँ पर हो गया, और जो बचा कुचा था वो आगे निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो कुछ किरणें यहाँ पर मिल गई, कुछ किरणें यहाँ पर मिल गई, इसलिए इस परावर्तन को बोलते हैं विसरित परावर्तन। लिखिए, एक कॉलम बनाइए नियमित परावर्तन का, एक कॉलम बनाइए विसरित परावर्तन का कॉपी में। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। चिकनी करने से मतलब नहीं, परावर्तक सतह से मतलब है, परावर्तक हो, चिकनी से मतलब नहीं है। चिकनी से परावर्तन बहुत ही कम होगा, उल्टा पुल्टा लाइट कहीं चली जाएगी। ये लिखिए, देखो जो भी चीज दिखाई देती है वो इसलिए दिखाई देती है कि उससे परावर्तित होकर किरणें आपके आंखों में पहुंचती हैं। तो लकड़ी का गुटका आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि लकड़ी के गुटके से परावर्तित होकर के किरणें आपकी आंखों में जा रही हैं। ये कमरा आपको नीला दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है, नारंगी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दीवार से वो जो सफ़ेद कलर की लाइट ट्यूबलाइट से चल रही है वो दीवार पे जाती है, टकराती है, और टकराने के बाद आपकी आंखों में जा रही है। और जगह भी लाइटें जा रही हैं, करोड़ों अरबों किरण बन रही हैं, उसमें से कुछ किरणें अगर आपकी आंखों में चली गई तो प्रतिबिंब बन जाएगा। लिखो, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में अंतर। नियमित परावर्तन, यह परावर्तन पॉलिश युक्त चिकने परावर्तन तल से होता है। यह परावर्तन पॉलिश युक्त चिकने परावर्तक तल से होता है। ये नियमित में लिखा। दूसरा लिखो, हाँ दूसरा लिखो, यह परावर्तन किसी खुरदुरे तल से होता है। देखो खुरदुरा तल, ये जो हमारी दीवार है बेटा, भाई साहब ध्यान देंगे, ये दीवार है, ये क्या है, दीवार खुरदुरी है, तो जितनी लाइट ले रही है उसको उल्टा सुल्टा मार रही है कहीं भी, इसलिए पूरा कमरा चमक रहा है, पूरा कमरा चमक रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे छत पे कांच लगा दूँ, क्या लगा दूँ, कांच, और उसके सामने एक ट्यूबलाइट लगाऊँ, ना लाइट वहाँ जाएगी ना लाइट इधर जाएगी। लाइट अगर उस कांच के सामने लगी हुई है, पूरा ब्लो कहाँ पटकेगा, नीचे। कहाँ पटकेगा, नीचे, क्योंकि वो कौन सा रिफ्लेक्शन करेगा, रेगुलर। कौन सा करेगा, रेगुलर। आई बात समझ में ना, आ गई बात समझ में, यस। लिखिए, यह परावर्तन किसी खुरदुरे तल
जैसे दीवार से होता है। दूसरा नियमित में आइए। नियमित में क्या है? अगर आपतित किरणें समानांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी समानांतर होंगी। अगर आपतित किरणें समानांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी समानांतर होंगी। और इस वाले में आइए, इरेगुलर में, अगर आपतित किरणें समानांतर हैं तो परावर्तित किरणें समानांतर कदापि नहीं होंगी। अगर आपतित किरणें समानांतर हैं तो परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होंगी। ठीक है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? उनके प्रकार लिखिए। उनके प्रकार लिखिए तथा उनके लिए, मतलब गोलीय दर्पण के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण क्या है उसके प्रकार लिखिए और गोलीय दर्पण के लिए निम्न चीज़ों को परिभाषित कीजिए। तो भैया समतल दर्पण देख लिया, अब बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या है? सुनिए गोलीय दर्पण क्या है, लिखना नहीं अभी, सुनना है बहुत चीज़ें। और उनके लिए निम्न को परिभाषित कीजिए, ये तो मैं लिखाना भूल गया कि क्या क्या परिभाषित करना है। तो भैया गोलीय दर्पण के लिए परिभाषित करना है ध्रुव को। पहला क्या परिभाषित करना है? ध्रुव। दूसरा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तीसरा वक्रता केंद्र। चौथा वक्रता त्रिज्या। पांचवा फोकस बिंदु। छठवां द्वारक। छठवां द्वारक। ठीक है भाई, इन चीजों को आपको परिभाषित करना है। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु और द्वारक। ठीक है ना? अब आए सबसे पहले जाने कि गोलीय दर्पण क्या है। क्या लिखाया मैंने? गोलीय दर्पण क्या है? तो भैया सुनना है पहले, आपको लिखना बाद में है। एक कांच के खोखले गोले को काट करके, कांच के खोखले गोले को काट करके अगर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए। क्या कर दी जाए? कलई यानी पॉलिश। कलई यानी सिल्वर की पॉलिश। कौन सी पॉलिश? सिल्वर कोट किया जाता है। अगर कलई कर दी जाए तो दूसरा पृष्ठ जो होता है परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इस प्रकार जो दर्पण प्राप्त होता है उसको आप कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल, अवतल। उत्तल और अवतल। आइए देखते हैं कैसे। बेटा ये आपके पास कांच की बॉल है, गोला बॉल, हाँ है ना? ये कांच की क्या है? बॉल है। अब भैया ये बॉल बनाई है मैंने, होती किस में? 3D में। किस में होती है? बट दिखा किस में रहा हूँ? छल्ला बनाया मैंने, हाँ या ना? मगर ये पीछे भी है, आगे भी है, बॉल है पूरी। क्या है बेटा? बॉल है पूरी। समझ गए ना? ऐसे, ठीक है ना? ये कांच की बॉल है। आपने कांच की बॉल को काट दिया, एक स्लाइस यहाँ से काटा, एक स्लाइस यहाँ से काटा। बोलो हाँ या ना? दो स्लाइस मिल गए आपको कि नहीं मिले हैं? एक स्लाइस ये मिला है, एक स्लाइस ये मिला है। बोलो जी हाँ। समझ में आ रहा है? जहाँ ना आए तत्काल रोक के पूछिएगा। एक ये स्लाइस है, एक ये स्लाइस है। आपने क्या करा भैया? इस स्लाइस में आपने पीछे की तरफ पॉलिश कर दी। किसकी तरफ बेटा? मतलब परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला बचेगा। मतलब परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला बचेगा, हाँ या ना? परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है कि दबा हुआ है? दबा हुआ जो हो उसको परावर्तक पृष्ठ। पहचान किससे होती? परावर्तक पृष्ठ से। किससे पहचान होती है? अगर परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो तो इसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं?
अवतल। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे इसे बच्चों? इंग्लिश में से बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में समझना ज़्यादा सरल है। केव, केव यानी गुफा, केव यानी, और ये देखो गुफा जैसा अंदर लग रहा ना, थोड़ा छुपने की जगह है, तो ये है कॉनकेव यानी अवतल। अब देखो भाई साहब, अगर परावर्तक पृष्ठ के अंदर दबे हुए पार्ट की तरफ पॉलिश करते तो उभरा हुआ पार्ट बाहर हो जाता, हाँ या ना? ऊ यानी उभरा, ऊ यानी उभरा, और ऊ मतलब उत्तल, ऊ मतलब उत्तल। समझ गए ना? तो ये दर्पण कहलाएगा क्या? उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। आया समझ में ना? तो परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की ओर दबा हुआ हो, अगर परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो तो अवतल दर्पण, और परावर्तक पृष्ठ अगर उभरा हुआ हो तो उत्तल दर्पण। बहुत सिंपल है, दो प्रकार के दर्पण हो गए। अब आइए इनकी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब इसके सारे दर्पण के हाथ पैर क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा, हर एक दर्पण का एक मध्य बिंदु होता है लंबाई के अनुसार, होता है कि नहीं होता? इस दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। जनरली इसको O पॉइंट से या M पॉइंट से दिखाया जाता है, मर्जी आपकी। मैं O पॉइंट से दिखाता हूँ, समझ में आया ना? किससे दिखाते हैं? O से, ठीक है ना? हाँ, P से, सॉरी, P फॉर पोल, O से नहीं है यहाँ पे, P से है। तो इसे जनरली किससे दिखा जाता है? P से। आप कोई और भी नाम ले लोगे तो कोई गलत नहीं है, जनरली है। हाँ, दुनिया लोग ये P से मानते हैं सभी लोग, इसलिए मैंने बता दिया। आइए, ये हो गया ध्रुव। अब देखिए भैया, मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। आपका गोलीय दर्पण, आपने जो गोलीय दर्पण लिया है, आपने गोलीय दर्पण, सपोज मैंने क्या लिया? उत्तल। क्या लिया है? उत्तल। आपका गोलीय दर्पण यकीनन, सॉरी बेटा, अवतल है ये, मैंने अवतल गोलीय दर्पण ले लिया है। ये अवतल गोलीय दर्पण यकीनन किसी गोले का हिस्सा है कि नहीं है? भैया है तो हिस्सा, हाँ या ना? है तो हिस्सा, यकीनन ये किसी गोले का हिस्सा है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? जिस गोले का ये हिस्सा था उसका केंद्र, समझ में आया ना? उसका केंद्र जो कहलाएगा, उसका केंद्र तो होगा ना, भले हवा में होगा, क्योंकि आपके पास तो टुकड़ा बस है, तो उसका केंद्र कहाँ होगा? हवा में। तो उस गोले का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्लियर हुआ? और पोल से लेकर के, ये मध्य बिंदु है पोल, हाँ या ना? पोल से लेकर के केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र को किसे दिखाएंगे? C से। C फॉर सेंटर, C फॉर सेंटर से लेकर के पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? यानी वक्रता त्रिज्या R। वक्रता त्रिज्या, आई बात समझ में ना? तो पोल आ गया समझ में, ध्रुव आ गया समझ में, वक्रता केंद्र आ गया समझ में, वक्रता त्रिज्या आ गई समझ में। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या आ गई है। अब आती है बात किसकी? मुख्य अक्ष की। किसकी बात आती है? आपने दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण देख ली। एक तो आपने देख लिया पोल देख लिया, और एक आपने देख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। वक्रता पोल से, ध्रुव से लेकर के, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से हो करके जाने वाली काल्पनिक अक्ष को, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली काल्पनिक अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखिए, पोल से और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली एक काल्पनिक, क्योंकि हम सब बनाते तो हैं मन में, काल्पनिक अक्ष को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। समझ में आ गया ना? मुख्य अक्ष। जितनी हमारी परावर्तन की घटनाएं होने वाली हैं इस अक्ष के ही सापेक्ष होने वाली हैं। क्या होने वाली हैं? इस अक्ष के ही सापेक्ष होने वाली है। अब हम वस्तु को रखेंगे तो वस्तु को या तो मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे या मुख्य अक्ष के नीचे रखेंगे। बोलो, आया समझ में? मुख्य अक्ष क्लियर हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया। अब आता है, हाँ, मुख्य अक्ष। बेटा आपको ध्रुव पता चल गया, आपको वक्रता केंद्र पता चल गया। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली काल्पनिक रेखा एक ही तो जाएगी, क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। क्लियर है? हाँ, आगे फोकस क्या है भैया? आगे सिंपल कहा जाए, देखा जाए तो इनकरेक्ट डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। कैसी है? अपूर्ण डेफिनेशन है।
ध्रुव एवं वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। समझ में आया कि नहीं आया? ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। बट ये अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, अभी तो मैंने बता दिया है, क्योंकि अभी मैं ज्योमेट्रिकली एक तरीके का बिहेवियर देख रहा हूं, दर्पण बना कैसे, इसमें क्या क्या होता है, इसलिए अभी इसको याद कर लीजिए। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। और आपसे पूछा जाएगा फोकस दूरी क्या होती है, तो बेटा यहां से लेकर के, पोल से लेकर के यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्लियर हो गया? ये सारी टर्मिनोलॉजी। एक और चीज बच गई, द्वारक। क्या बच गया? द्वारक। बेटा ये मिरर की प्रभावी लंबाई है कि नहीं है, बताओ, है कि नहीं है? मतलब मिरर का मुंह कितना खुला हुआ है, कितना खुला हुआ है, उसको बोलते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। किसी दर्पण की प्रभावकारी लंबाई को या प्रभावकारी लंबाई को, या कितने एरिया में वो लाइट ले सकता है, कितने एरिया में वो लाइट ग्रहण कर सकता है, उतनी लंबाई को हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। समझ में आया ना कि मिरर की जो लेंथ है, जो लंबाई है, एक तरीके से इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वारक। तो ये थी मिरर की पूरी टर्मिनोलॉजी। फोकस बिंदु फिर से बता देता हूं बेटा, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच का जो बिंदु कहलाता है वो क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। समझ में आया ना? और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किससे शो करते हैं? स्मॉल एफ। किससे शो करते हैं? स्मॉल एफ। फोकस दूरी का मतलब होता है बेटा स्मॉल एफ, और वक्रता त्रिज्या का मतलब कितना होता है बेटा? कैपिटल आर। कैपिटल आर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एफ जो होता है वो आर का आधा होता है? हाँ या ना? एफ क्या होता है? आर का आधा। सारा कुछ छाप लीजिए कॉपी में। ध्रुव भैया, हाँ मैंने कहा ना, क्या है? परावर्तन बिंदु से है। किससे है? भले 3D में है, मगर अनुभव किसका लेंगे? 2D का। किसका लोगे? 2D का। अरे भाई 3D में क्यों देख रहे हो? आपके पास इतना बड़ा मिरर है, बोलो हाँ। हाँ है कि नहीं है? बट आपका रिफ्लेक्शन किसी एक बिंदु पर होना है ना, किसी एक बिंदु पर। भाई आप चाहे एक बिंदु से रिफ्लेक्शन करो, चाहे आप 1000 बिंदु से रिफ्लेक्शन करो, रिफ्लेक्शन का टाइप सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना? तो एक बिंदु को लेकर पढ़ो। अब उस एक बिंदु को यदि पकड़ना है आपको, तो कोई एक स्लाइस ले लो, उसका एक मध्य बिंदु ले लो। समझ गए ना? मैं मान रहा हूं आपकी बात की सर ऐसे तो लाखों ध्रुव बनेंगे, करोड़ों बनेंगे, अनगिनत बनेंगे। बनेंगे ना, कौन मना कर रहा है भाई? बनेंगे, मगर हमको रिफ्लेक्शन किसी एक बिंदु से पढ़ना है बस। समझ में आया कि नहीं आया? किसी दर्पण का, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए पूरा।